क्या चमार सारे आरक्षण खा गए? क्या महार सारे आरक्षण खा गए? साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है उसमें जातियों का उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन करके और कोटे का बंटवारा कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, मैं मानस कुमार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आओ तर्क करे पर। साथियों, आरक्षण के बंटवारे का इतिहास शुरू होता है 1975 से। पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार चल रही थी। 1975 में ज्ञानी जैल सिंह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के तहत में वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियां जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत में आती हैं, इनको कोटे के अंदर कोटा की व्यवस्था करते हुए 50% आरक्षण दिया गया। साथियों, 1975 से सन 2000 तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक अन्य मामला उभर करके सामने आता है आंध्र प्रदेश सरकार का। आंध्र प्रदेश सरकार ने सन 2000 में इसी तरीके का एक नोटिफिकेशन जारी किया और अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण करते हुए कुछ खास जातियों को यह कह करके आरक्षण दिया कि ये निम्न जातियां अनुसूचित जाति के आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले रही हैं, क्योंकि कुछ जातियां कह करके आरक्षण दिया कि ये निम्न जातियां अनुसूचित जाति के आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले रही हैं, क्योंकि कुछ जातियां जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ गई हैं उन्हें ही सारा लाभ मिल रहा है। यह एक्ट आंध्र प्रदेश सरकार ने सन 2000 में पारित करके कानून बना दिया। ईवी चिन्नैया इस मामले को लेकर के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके इस चैलेंज पर निर्णय देते हुए राज्य सरकार के पक्ष में आदेश दिया कि अनुसूचित जाति के अंदर कोटे के अंदर जो कोटे की व्यवस्था है वह बिल्कुल सही है। साथियों, इसी तरीके का निर्णय पंजाब सरकार ने सन 2000 में एक एक्ट के तहत में पारित करवा लिया और अनुसूचित जातियों के अंदर कोटे के अंदर कोटा की व्यवस्था की गई। ईवी चिन्नैया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि अनुसूचित जातियों के अंदर कोटे की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अगर कुछ जातियां आरक्षण लेने में पिछड़ गई हैं तो उन जातियों को राज्य सरकारें अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करवा करके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़े। साथियों, इसी आदेश का पालन करते हुए पंजाब हाई कोर्ट ने 2010 में पंजाब सरकार के द्वारा सब क्लासिफिकेशन का जो निर्णय लिया गया था उसको रद्द कर दिया। सन 2010 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। पंजाब सरकार के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बनाई गई, लेकिन इन 3 जजों की बेंच के सामने एक बहुत बड़ी बाधा आई, क्योंकि 2004 में ईवी चिन्नैया के मामले में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। तो 3 जजों की बेंच 5 जजों के बेंच के फैसले को उलट नहीं सकती। इसलिए इन 3 जजों की बेंच ने इस मामले को खारिज न करते हुए बड़ी बेंच को यह मामला सौंपने के लिए अपील की। 5 जजों की बेंच गठित की गई, लेकिन 5 जजों की बेंच भी 5 जजों के पिछले जो फैसले आए थे 2004 में, उस फैसले को नहीं उलट सकती। इसलिए इन्होंने भी यह निर्णय लिया कि अब इस पिटीशन को 7 जजों की बेंच, उससे बड़ी बेंच के हवाले कर दिया जाए। और साथियों, 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय आया है 6-1 से, उसमें 7 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर वर्गीकरण किया जाए ABCD करके, और जो जातियां पिछड़ गई हैं उन जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, साथ में क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था की जाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि किसी भी एक जाति को 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, और साथ ही राज्य सरकारें जो रिजर्वेशन लागू करेंगी, जो वर्गीकरण करेंगी, उसके लिए डाटा देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये रूल्स दिया हुआ है कि 30 दिन के भीतर रिव्यू पिटीशन डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू पिटीशन के आधार पर ही पलट सकती है, लेकिन SC/ST रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन के मैटर पर ईवी चिन्नैया मामले में जो 2004 में फैसला आया था,
उसके 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय के विरोध में जाते हुए रिपिटिशन को स्वीकार। साथियों, SC/ST रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत में SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन राज्य सरकारें नहीं कर सकती। सब क्लासिफिकेशन का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के थ्रू राष्ट्रपति महोदय को होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन करते हुए और एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया है SC/ST एक्ट के सब क्लासिफिकेशन विथ क्रीमी लेयर के साथ में। साथियों, आर्टिकल 341 संविधान का ये कहता है कि अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति एक अनटचेबल्स होमोजीनियस समूह है। अनुसूचित जाति के अंदर जो भी जातियां हैं वो अनटचेबल्स होती हैं, अछूत होती हैं, और अछूतों में कम और ज़्यादा पैमाना नहीं हो सकता, सभी के साथ में छुआछूत होता है। तो इस आधार पर संविधान जो व्यवस्था देता है कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत में अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता कि अनुसूचित जातियों के अंदर किसी जाति को सम्मिलित करना और किसी जाति को निकालना उसके अधिकार में नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के द्वारा है। साथियों, नरेंद्र मोदी की जो ये वर्तमान सरकार है, चुनाव के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो वो संविधान को नहीं ख़त्म कर सकते, आरक्षण को नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से बने जजों का सहारा लेते हुए फूट डलो शासन करो की रणनीति को अपनाया है। साथियों, RSS जो बीजेपी की समर्थक है और बीजेपी की सरकार बैक डोर से RSS ही चलाती है, उसने भी अनुसूचित जातियों के अंदर जो फूट डालो शासन करने की रणनीति है उसका समर्थन किया है। साथियों, पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी ने उपवर्गीकरण करने का प्रयास किया था, जिसके तहत में राज्यों से इन्होंने सुझाव मांगा था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के अंदर उनके रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था की जाए। इसके जवाब में 14 राज्यों ने अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार को ये लेटर लिखा कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण के पक्ष में नहीं हैं, और बाकी 7 राज्यों ने पिछली सरकार को यह पत्र लिख करके बताया कि हम उपवर्गीकरण के पक्ष में हैं। साथियों, इस पूरे मामले को अगर हम गौर से देखते हैं तो अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण करके उन जातियों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के अंदर जो एकता है उस एकता को तोड़ करके और मनुवादी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है और RSS ये लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है और यह अधिकार राज्यों को सौंप दिया गया है। अभी 2024 में जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लाया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यह कह रहे थे कि बीजेपी अगर जीत करके आएगी तो संविधान को ख़त्म कर देगी, हम संविधान बचाएंगे, हमको वोट दीजिए। बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और जनजाति के और OBC के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर आरक्षण के भीतर कोटे के अंदर कोटा की, तो इन संविधान बचाने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का पता नहीं चल रहा। साथियों, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि इन 75 सालों में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो बैकलॉग की भर्तियां हैं वो पूरी नहीं हुई। 15% आरक्षण जो अनुसूचित जाति को मिला हुआ है वह आरक्षण भी पूरी तरीके से भरा नहीं गया है। अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण 7.5% मिला हुआ है वह आरक्षण भी पूरी तरीके से नहीं भरा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कैसे दे दिया कि अनुसूचित जाति के अंदर भी क्रीमी लेयर तैयार हो गया है और उन क्रीमी लेयर को बाहर निकाल दिया जाए, और साथ ही साथ
बिना किसी डेटा के। क्या जाति आधारित जनगणना करा ली है सरकार ने? क्या सरकार के पास में और सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई डेटा है कि अनुसूचित जातियों की चमार जाति, महार जाति और मातंग और मेघवाल जातियों ने सारा आरक्षण खा लिया? जब आपके पास में कोई डेटा नहीं है तो बिना डेटा के आपने इतना बड़ा फैसला संविधान के विरोध में जाकर के कैसे ले लिया? साथियों, कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ लोगों को तो ये अच्छा लग रहा है कि चलो जो जातियां आरक्षण में पिछड़ गई हैं, अगर उनका कोटा फिक्स कर दिया जाए तो वो ऊपर आ जाएंगी और ऊपर आ जाएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इस खेल को समझने की आवश्यकता है। साथियों, अगर हम उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश को लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में 67 जातियां आती हैं। इसमें चमार, डोम, पासी, खटीक, बेलदार, डोम, इस तरीके की जातियां हैं। अगर इनको सरकार की मंशा ये है, आरएसएस की मंशा है कि इन जातियों का वर्गीकरण किया जाएगा। अब ये करेंगे क्या? ए, बी, सी, डी अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इस तरीके से 4 समूह अगर ये बना देते हैं तो जिनके ऊपर सरकार आरोप लगा रही है कि चमार जाति और धोबी जाति ये लोगों ने ज़्यादा आरक्षण खा लिया है, तो इनको पीछे किया जाए, इनको डी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बाकी जो जातियां हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिनका बिल्कुल जागरूकता नहीं है, एजुकेशन जिनके पास में नहीं है, इनको ऊपर ला करके ए कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ए कैटेगरी में डाल करके इनको आरक्षण 15% में से सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इनको 5 से 6% आरक्षण दे दिया जाएगा। अब खेल यहाँ शुरू होगा, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी तो केवल जाति आधार पर आपको नहीं ले लेगी, वैकेंसी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करना होगा। तो अगर शिक्षा के मामले में एक कैटेगरी की जातियां जिनको अगर 6% आरक्षण दे दिया जाए और मिनिमम रिक्वायरमेंट वह पूरी नहीं कर पाएंगी तो वो सीटें वैकेंट हो जाएंगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी और वह सीटें जब पूरी नहीं होंगी तो उन सीटों को क्या किया जाएगा? जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अनरिजर्व में, ओपन कोटे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन में जो जातियां ए कैटेगरी में रहेंगी उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तो तभी होगा जब वो एजुकेशन में ऊपर आए, और इसके लिए राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए, जैसे कि ईवी चिन्नैया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों के अंदर भी पिछड़ी हुई जातियों को एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाए। साथियों, दूसरा जो शर्त सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा दिया है, तो क्रीमी लेयर से क्या होगा? जो जातियां, अनुसूचित जाति की जो लोग पढ़ लिख करके और मुख्य धारा में आ गए, जो लोग प्रशासन में दिखाई देते हैं, जो लोग राजनीति में दिखाई देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे हैं, तो साथियों इनको क्रीमी लेयर लगा करके बाहर कर दिया जाएगा। अब ये चले जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इससे क्या होगा? ये जो जातियां, ये जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, जब रिजर्वेशन पे कोई हमला होगा, चूंकि इनको रिजर्वेशन मिलना नहीं है, तो रिजर्वेशन पर जब हमला होगा तो ये लोग उस अनुसूचित जाति के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। दूसरी तरफ बचेंगे वो लोग जो क्रीमी नहीं हैं, क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर हैं और गरीब हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे और बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाएंगे, तो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो वैकेंट रह जाएंगी और फिर वह सीटें कन्वर्ट करके ओपन कोटे में या अनरिजर्व कोटे में डाल दिया जाएगा। और एनएफएस का खेल तो आप लोग जानते ही हैं साथियों, ये 75 सालों से चला आ रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल। तो जो लोग कमज़ोर हमारे लोग बचे रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वो लोग जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अगर वो वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको एनएफएस लगा करके और बाहर कर दिया जाएगा। ये जो खेल आरएसएस बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ खेल रही है, यह देश को बहुत ही पीछे ले जाने वाला है और ख़ास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये खिलवाड़ किया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आपस में लड़ाने की ये व्यवस्था दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को यह पहले तो ये सवाल पर विचार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम से जज बन रहे हैं, नाना दादा पोता सभी लोग जज बने हुए हैं। उसकी व्यवस्था क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हो गया कि आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? तो साथियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वर्तमान समय में इकट्ठा हो करके और इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी उस समाज का, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का भला होने वाला है। अन्यथा आपका सब कुछ खत्म हो गया है। आने वाली पीढ़ियां अनुसूचित जाति जनजाति की गुलाम होंगी और इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के सामने ये जो समस्या खड़ी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो अगर मैं इस चीज़ को गहराई से देखता हूँ तो इसके जिम्मेदार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग स्वयं हैं, उनके नेता हैं जो 131 सांसद जीत करके सदन में रिजर्वेशन के तहत में जाते हैं। वह लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जो प्रति 5 वर्ष में विधानसभाओं में रिजर्वेशन के तहत में 1250 विधायक जाते हैं, वह लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में यह बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो यह बात आज साबित हो गई है कि पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर के एजुकेशन लिया और ऊंची से ऊंची नौकरियों में गए और उन्होंने सामाजिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को किनारे रखते हुए अपनी सुख सुविधाओं में और बीवी बच्चों में और टीवी बीवी में मस्त रहे। और इसी का परिणाम है कि आज अधिकार, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगर इसको बचाना है, फिर से रिस्टोर करवाना है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संगठित हो करके पहला काम तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए और दूसरा काम ये होता है कि जन आंदोलन करके और केंद्र की सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर यह दबाव डालें कि इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों के पलटते हुए और नया बिल ला करके फिर से हमारा जो अनुसूचित जाति के लोगों का जो रिजर्वेशन है उसको रिस्टोर किया जाए। धन्यवाद साथियों, आपने मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर मेरी ये बातचीत आपको पसंद आई है, मेरा रिसर्च पसंद आया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।